नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में। और हम इतिहास और ज्योग्राफी की एक कड़ी पढ़ रहे हैं, जिसके बाद हमने कहा है कि विज्ञान की कड़ी भी प्रारंभ की जाएगी। इस क्रम में हम लोगों ने ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर पढ़ लिए थे और इतिहास का ये आज तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग खिलजी वंश के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो एक शासन व्यवस्था का कार्यकाल जो खिलजी वंश का है वह 1290 से 1320 तक चलता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुवाद या कैकुमर्स की हत्या करके फिरोज खिलजी नाम का एक व्यक्ति शासक के रूप में बना। फिरोज खिलजी जो था वह तुर्क ही था, लेकिन खिलजी तुर्क, इलबारी तुर्क के स्थान पर खिलजी तुर्क। खिलजी तुर्क किस जाति के थे ये पूछता है तो ये निम्न जाति के थे, निम्न तुर्क कहे जाते थे। तो यह निम्न तुर्क लोग ने शासन व्यवस्था संभाली और सबसे पहले जो संभाला फिरोज खिलजी ने संभाला। उस समय उनकी उम्र जो हुआ करती थी वो 70 वर्ष हुआ करती थी और कहा जाता था या कहा जाता है कि कैकुमर्स या कैकुवात जो है उसको गोद में लेकर के ये राज किया करते थे और अंततः इन्होंने उसको गंगा जी में फेंक करके या मार करके शासन व्यवस्था संभाली। जब फिरोज खिलजी राजा बने तो ये इसने किया क्या कि जो बलबन के शासनकाल में अमीर वर्ग या अन्य वर्ग की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी, उन लोगों को पुनः इसने जो है छोड़ दिया। और यह एक तरह से कहें कि अमीर वर्गों के साथ सहानुभूति रखने लगा, उनके साथ उठता, उनके साथ बैठता, वो खड़ा होते तो ये खड़ा हो जाता। काफी अच्छी शासन व्यवस्था इसकी भी मानी जाती है। कुछ विशेष इसने किया नहीं और 70 वर्ष की उम्र में जब ये राजा बना तो राजा बनते ही इसने अपनी उपाधि ले ली जलालुद्दीन। किसकी उपाधि ली? जलालुद्दीन। और इसका पूरा नाम हो गया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जब यह राजा बनता है तो यह किलो खरी को अपना राजधानी बनाता है। अपनी राजधानी कहाँ बनाता है तो कह सकते हैं किलो खरी को राजधानी बनाता है, किलो खरी को राजधानी बनाता है। और यह जो शासक था इसने अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था इसको पाला पोसा अलाउद्दीन खिलजी के पिताजी की मृत्यु के बाद, और अलाउद्दीन खिलजी से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मतलब इसका भतीजा और दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कुछ विशेष इसने कार्यकाल तो किए नहीं, लेकिन इसके कार्यकाल के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल होता है वह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल माना जाता है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी की पूरी ऐतिहासिक सिस्टम को बदल के रख दिया। एक ऐसा स्वतंत्र शासक जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था पर अपनी एक छाप छोड़ी और वह छाप आज तक की बात करें किसी ने नहीं छोड़ी। इसके बाद अंतिम शासक के रूप में मुबारक खिलजी का कार्यकाल होता है। 2 और शासक रहे हैं इसमें, लेकिन उनकी विशेषताएं कुछ नहीं रही है। मुबारक खिलजी का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है यह भी महत्वपूर्ण रहा है। तो फिरोज खिलजी में कुछ विशेष नहीं पढ़ना, आप बस इतना जान लेंगे कि फिरोज खिलजी जो था उसने 1290 में सबसे पहले गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। उस समय इसका उम्र 70 वर्ष हुआ करता था और शासक बनने के बाद यह क्या नाम जाना गया? जलालुद्दीन के नाम से जाना गया। इसकी मृत्यु के बाद इसने अपना जो राजधानी बनाया वो किलो खरी को बनाया और इसको मार करके अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। तो मैं इस स्टेप को समाप्त करता हूं और अगला जो हेडिंग है अलाउद्दीन खिलजी, उस पर व्याख्यान देना शुरू करता हूं। देखिए, शासन व्यवस्था का दूसरा शासक जो है वो कौन है तो कह सकते अलाउद्दीन खिलजी है। कौन राजा बना? अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या होता है, क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी का जो राज रहा है वह 1296 से 1316 के बीच रहा है। जो शासन रहा है 1296 से 1316 के बीच रहा है। कहा जाता है
कि अलाउद्दीन खिलजी जब जलालुद्दीन राजा हुआ करता था उस समय अलाउद्दीन कहाँ का सूबेदार था? तो अलाउद्दीन कहाँ का सूबेदार था? कड़ा मानिकपुर। कहा जाता है कि जब जलालुद्दीन का शासन व्यवस्था चल रहा था उस समय अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। और इस कड़ा मानिकपुर कहाँ है? इलाहाबाद के आसपास। कड़ा मानिकपुर से 1298 ईस्वी में इसने देवगिरी और इसी समय 1296 में भी, ये 2 बार किया था, 1296 में इसने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी आक्रमण। और देवगिरी पर जब इसने आक्रमण किया उस समय देवगिरी का राजा कौन हुआ करता था? रामचंद्रन। राजा रामचंद्र हुआ करते थे। तो रामचंद्रन देवगिरी के राजा हुआ करते थे। देवगिरी को लूट करके धन संपदा ये कहाँ लाता है? कड़ा मानिकपुर। और एक नाटकीय अंदाज में यह राजा बनता है। देवगिरी से लूट करके कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के नजदीक संपत्ति लाता है और संपत्ति ला करके अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को सूचना पहुंचाता है कि कह दीजिए कि मैंने दिल्ली सल्तनत से क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। एक सैनिक कड़ा मानिकपुर से कहां पहुंचता है? एक सैनिक को कड़ा मानिकपुर से दिल्ली पहुंचा देता है और दिल्ली खबर पहुंचाई जाती है, किलोखरी खबर पहुंचाई जाती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया है? विद्रोह कर दिया है। जब यह खबर पहुंचती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह कर दिया है, कहां से? दिल्ली से। तो दिल्ली से जलालुद्दीन सेना के साथ क्या करता है? कड़ा मानिकपुर पर आक्रमण करता है। और जब जलालुद्दीन सेना के साथ कड़ा मानिकपुर पर आक्रमण करता है उसी समय अलाउद्दीन खिलजी पैर पकड़ के जलालुद्दीन के पैरों में गिर जाता है और कहता है, चच्चा जान क्या हुआ? देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो जलालुद्दीन महोदय का कहना होता है कि तुमने शायद दिल्ली की सेना से विद्रोह किया है। तो कहता है कि ऐसा किसने कहा? कहता है यही तो बता रहा था, बस मारता है, जिस सैनिक का खबर पहुंचाया जाता है उस सैनिक की गर्दन उतार देता है। और गर्दन उतार देता है और चच्चा जान को कहता है कि आइए खाइए पीजिए और देखिए देवगिरी से इतना सोना लूट के लाए हैं हम आपके लिए कि वो सोना हम जो है हमसे नहीं जा रहा था। तो इसको हम बोले थे कि जाके चच्चा को कह दो कि सेना लेके आए और सोना उना लेके चले। तो बड़ा खुश हो जाता है जलालुद्दीन की, अरे वाह ये बात थी। तो चच्चा भतीजा में तो झगड़ा लगा रहा था ये। अब ये सोना जो है यमुना नदी के उस पार रखा रहता है और वहां एक नाव लगाया रहता है, ऐसा चर्चा मिलता है। एक नाव में 10-15 सैनिक जलालुद्दीन के और अलाउद्दीन खिलजी बैठ के चलते हैं। तो उस पार वो 200 सैनिक छुपाया रहता है। जब ये चलते हैं स्टेप से तो बीच जब भंवर में जब यमुना नदी में नाव पहुंचता है तो अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों से पूछता है कि उस पर जाके सोना उठाओगे या हथियार? तो सभी कहते हैं सरदार सोना, तो हथियार फेंक दो। सभी हथियार यमुना नदी में फेंक देते हैं। जब हथियार यमुना नदी में फेंक दिया जाता है, जब ये सभी सैनिक उस पार जाते हैं तो देखते हैं 200-250 सैनिक अपना तलवार और भाला लेकर के खड़ा हो गए और जलालुद्दीन घबरा जाता है। जलालुद्दीन कहता है कि ये क्या है भतीजे? कहता है कि वही जिसका आपको अंदेशा था। तो जलालुद्दीन कहता है कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो अलाउद्दीन भी ये बात कहता है कि भैया जो आप बच्चा को मार करके राजा बने हैं उसके लिए भी आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा। और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में इतनी बर्बर तरीके से किसी राजा की हत्या नहीं हुई थी जितनी बर्बर तरीके से जलालुद्दीन की हुई। कहा जाता है कि उसकी गर्दनें उतार दी गई और गर्दन को अपने भाला में लगा करके ऊपर से उसका फेस ढक देता है, एक झोला में डाल देता है और पूरे के पूरे सोना को लेकर के वह दिल्ली की ओर चल निकलता है। दिल्ली जब पहुंचता है, दिल्ली की जनता अपने जलालुद्दीन अपने सुल्तान का इंतजार करती है और यह दोनों हाथों से दिल्ली में सोना लुटाने लगता है। जब यह सोना लुटाना शुरू करता है
तो उस समय सभी जनता सोना लूटने में व्यस्त हो जाती है और आसानी से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। जब सोना लूटने का क्रम समाप्त होता है तो वहां के अमीर वर्ग के लोग पूछते हैं कि अरे तुम कौन हो, यहाँ का सुल्तान कहाँ है? तो उस भाले के नोक में जो सुल्तान का सर छुपाया रखा था उसको नीचे रखता है और अपने पैरों के नीचे सुल्तान का सर रखता है और कहता है और किसी को पूछना है सुल्तान कहाँ है? पूरी की पूरी सल्तनत व्यवस्था हिल जाती है और सभी खौफ से, डर से अलाउद्दीन का शासन व्यवस्था स्वीकार कर लेते हैं और तब जाके शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी का शासन क्रम। और देखिए अब यहाँ 2 क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं। अब यहाँ 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 तो यह बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, और दूसरा जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो पहला तो यह अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसप। क्या नाम था? अली गुरसप। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बचपन का नाम क्या था? शाइस्ता खान। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो कह सकते हैं क्या था? अली गुरसप। अली गुरसप। और जलालुद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था, अगर ये पूछ ले तब तो क्या कर सकते हैं कि अलाउद्दीन के अली गुरसप कहा जाता है, उसको ऐसे लगता है। अली गुरसप किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बचपन का नाम क्या था? शाइस्ता खान। जलालुद्दीन के बचपन का नाम क्या था? शाइस्ता खान। याद रहे यहाँ तक। अब चलिए आगे की ओर शासन व्यवस्था पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है कि अलाउद्दीन कहां से कहां तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना तो राजा बनते ही इसने अपने विजय अभियान की प्रारंभ की। और विजय अभियान की प्रारंभ जो इसने की थी वह 2 भाग में की थी। कौन कौन से 2 भाग में की थी? अलाउद्दीन खिलजी का 2 विजय अभियान रहा, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उत्तर और दक्षिण का विजय अभियान। अब ध्यान से देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि ज्यादा से ज्यादा राज्य को अपने अधीन कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी को 2 और नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। सिकंदर ए सानी। किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर भी इसको कहा जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने एक महल बनवाई थी 1000 स्तूपों वाला, 1000 स्तंभों वाला, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक महल बनवाई थी 1000 स्तंभों वाला महल। अब देखिए सीरी का किला भी कहा जाता है उसको। कौन सा किला? सीरी का किला। सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अब देखिए उत्तर के विजय और दक्षिण के विजय का प्रारंभ कैसे होता है। तो उत्तर के विजय में सबसे पहले इसने जो विजय प्रारंभ की वह की कहां से? गुजरात से। और गुजरात पर आक्रमण इसने किया 1398-99 में। कब किया? 1398-99 में। तो जब यह गुजरात की विजय की ओर चलता है तो इसके साथ 2 लोग रहते हैं। इसके साथ कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं। गुजरात का विजय जब यह करता है तो यह किसको भेजता है? नुसरत खां को।
गुजरात के विजय के समय इसका सेनापति नुसरत खां था। और उस समय जो नुसरत खां के शासनकाल में जब यह गुजरात विजय के लिए चलता है तो ये क्या पाता है, गुजरात, तो रायकर्ण, गुजरात का राजा उस समय कौन था, राजा कौन था गुजरात का, रायकर्ण देव थे। तो इसका ट्रिक है गुजरात रायकर्ण। मैं ट्रिक बाद में लिख लूंगा, कहाँ का, तो गुजरात के राजा रायकर्ण देव थे और रायकर्ण को पराजित करने वाला कौन था, नुसरत खां था। रायकर्ण को पराजित किसने किया, नुसरत खां ने किया। तो इस नुसरत खां के पराजय के बाद यह गुजरात के जो बंदरगाह था, बंदरगाह से एक व्यक्ति गुजरात विजय के दौरान इसको मिलता है। व्यक्ति का नाम क्या होता है, मलिक काफूर। गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को एक व्यक्ति मिलता है, मलिक काफूर। और मलिक काफूर को एक नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम क्या था, 1000 दिनारी। इसका उपनाम क्या था, 1000 दिनारी। तो यह नुसरत खां 1000 दिनारी को खरीद करके लाता है और गिफ्ट करता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और यह दक्षिण विजय के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, मलिक काफूर या 1000 दिनारी। अब देखिए, जब यह गुजरात विजय के बाद आगे बढ़ता है तो इसके क्रम जो रहे हैं मैं लाइन से लिख देता हूं ताकि याद करना आसान हो। गुजरात विजय 1398-99। अब देखिए उत्तर में इसने विजय कैसे की, तो उत्तर विजय के दौरान लिखेंगे, उत्तर विजय में इसने क्या क्या किया, उत्तर विजय में इसने क्या क्या किया। उत्तर विजय में इसने देखिए क्या क्या किए। पहला दिख रहा होगा यहां तक, पहला गुजरात कब किया, 1298-99। इसके बाद रणथंभौर, इसके बाद क्या किया, रणथंभौर। रणथंभौर विजय इसने किया, रणथंभौर विजय इसने किया। रणथंभौर, और रणथंभौर विजय करने के बाद कब किया अगर पूछ लेता है तो इससे 2 साल, 1301। रणथंभौर विजय कब किया, 1301 में। इसके बाद क्या किया, चित्तौड़ विद्रोह। इसके बाद कौन सा किया, तो चित्तौड़। इसके बाद चित्तौड़ कब किया, 1303। अब देखिए रणथंभौर विजय के समय कौन था, तो राजा हमीरदेव थे। कौन थे, यहां कौन था, कर्णदेव, रायकर्ण लिख देता हूं, रायकर्ण। यहां कौन थे, हमीदेव। चित्तौड़ में कौन राजा था, चित्तौड़ में किसको पराजित किया, राजा रतन सिंह। यहां पे मैं पढ़ाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ विजय में राजा रतन सिंह थे और चित्तौड़ विजय के बाद इसने कहा किया, तो मालवा विजय की। तो देखिए 1, 3, 5 कहा विजय किया, तो रणथंभौर के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद कहा किया, तो मालवा। चित्तौड़ के बाद क्या किया, मालवा किया, मालवा विजय किया। अब देखते हैं मालवा विजय के दोनों कौन थे, महकदेव। और कब किया, तो 3 हो गया तो 5 होगा, 1305। मालवा विजय कब हुआ, 1305 में। कौन राजा था, महकदेव। मालवा विजय में राजा कौन थे, महकदेव थे। इसके बाद कहा किया, 1308 में इसने किया मालवाड़ विजय, 1308। 5 के बाद 3 चलता है, 1308।
महलवाड़ विजय, महलवाड़ विजय के या मारवाड़ विजय भी इसको कह सकते हैं, मारवाड़, मारवाड़। तो मारवाड़ के समय विजय के दौरान वहां का कौन सा राजा था? राजा शीतल देव। कौन थे? शीतल देव। और 1308 के बाद 1311 में अंतिम विजय इसने जो की है वो कौन था? जालौन। अंतिम विजय इसका 1311 में था। कौन सा विजय? जालौन विजय। तो जालौन विजय के समय का राजा कौन था? राजा कान्हादेव। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर विजय थी। अब देखिए क्या है, गुजरा या ये कह सकते गुजर रहा चीर मामा, गुजर रहा चीर के मामा मौसी, गुजर रहा चीर के मामा मौसी, है ना, के चाल से। ट्रिक क्या है? अगर ट्रिक कहें तो ये इतना याद हो गया होगा कि ये किसकी? अलाउद्दीन खिलजी का विजय रहा है। और अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चंस को पूछेंगे तो उत्तर में विजय, या कोई और एग्जाम जाते हैं तो उत्तर में विजय में ये इंपॉर्टेंट विजय है। एक और विजय इसकी कहाँ रही थी? तो यहां पर ये हटा देते हैं, 1311 कहाँ का? जालौन, जालौन विजय, है ना। शीतल देव तो हो ही गया है। जालौन विजय के समय कौन था? कान्हदेव थे। जालौन का राजा कौन था? कान्हदेव। कान्हदेव कहाँ के राजा थे? जालौन के राजा थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये था उत्तर विजय का अभियान। अब इसके बाद आप जब चलेंगे दक्षिण विजय, तो दक्षिण विजय में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 4 विजय किए थे मुख्य रूप से, या 5 विजय। कौन कौन सा? पहला देवगिरी। दक्षिण विजय में कौन कौन सा रहा? तो पहला देवगिरी, देवगिरी विजय। देवगिरी विजय तो उसकी कई बार रही है, लेकिन इंपोर्टेंट 1309, 1307 कब किया? 1307। वारंगल, वारंगल 1309, वारंगल विजय 1309। और इसके बाद इंपोर्टेंट कौन था? पांडे विजय, पांडे राज 1311। तो इस तरह से इसने जो विजय किए 1311 में पांडे राज विजय किया। तो अब देखिए ये 3 विजय, पांडे राज, सुंदर पांड्या। पांडे राज का राजा कौन था? अगर ये पूछ लेता है तो पांडे राज का राजा कौन था? सुंदर पांडे। सुंदर पांडे। पांडे राज की राजधानी कहां होती थी? मदुरै। पांडे राज की राजधानी कहां होती थी? मदुरै हुआ करती थी। देवगिरी, देवगिरी खुद एक बहुत बड़ा राज्य था। और यहाँ के राजा कौन होते थे? रामचंद्रन होते थे। और रामचंद्रन जो यहाँ के राजा होते थे वह सबसे पहले अलाउद्दीन का शिकार बने थे। और दक्षिण भारत जाने वाला प्रथम राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर था। अब देखिए इसी प्रकार वारंगल विजय बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसका। वारंगल विजय में क्या होता है? या तेलंगाना विजय भी कहा जाता है। तो तेलंगाना या वारंगल विजय क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पर 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः पराजित हो गया था और उसी का जो ध्वंस था वो समाप्त करने वाला था। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी पराजित हुआ था उसके बाद इसने वारंगल विजय को पुनः किया। और यहाँ का जो राजा होता था, राजा काकतीय वंश का राजा होता था, राजा काकतीय वंश के राजा के रूप में शासन करता था जो पराजित हो गया था, प्रताप रुद्र देव, राजा प्रताप रुद्र देव। और कहा जाता है कि प्रताप रुद्र देव गले में एक मूर्ति बनवाता है और उस मूर्ति को गले में सिकड़ी लगा करके, सोने की गले में सिकड़ डाल करके वहां के सेनापति को देता है। चलिए, तो यहां तक अगर आपका क्लियर हो गया हो, प्रताप रुद्र देव जो था वो कहाँ का राजा था भाई? तो कह सकते हैं कि वारंगल का राजा था। और इसने अपने मूर्ति को जो है सिकड़ में डाल करके अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था।
और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को उसने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। तो ये इनके विजय के लिए जो था वो वीवीआई था। इसमें यहाँ पर राजा रतन सिंह का विजय भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा जाता है कि राजा रतन सिंह पर जब इसने आक्रमण किए तो 7 महीने तक यहाँ पर डेला डाले रखा था, लेकिन राजा रतन सिंह नहीं हारे। तब जाकर के मलिक काफूर को भेजता है और मलिक काफूर एक समझौता करता है राजा रतन सिंह के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मावती, राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, फिल्म भी आया हुआ था पद्मावती, तो राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, और पद्मावती को देख करके पागल हो जाता है और फिर राजा रतन सिंह का किडनैप कर लेता है। ऐसी कुछ मनगढ़ंत कहानियां मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में मिलती है, लेकिन इतिहास क्या ये सच है या नहीं, क्योंकि इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं लिया जाता। ये तो रहे उसके आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छा प्रशासक निर्माता भी था, और प्रशासक निर्माताओं में वो अपने आप को केंद्रीकरण सत्ता का प्रमुख मानता था, और इस प्रकार वो अपने आप को केंद्रीय सत्ता के प्रमुख के रूप में आमिर उल मुमकिन, किस नाम से, आमिर उल मुमकिन के नाम से या मुमनिन के नाम से केंद्रीय प्रमुख मानता था। खुद को आमिर उल मुमनिन कहा करता था। क्या कहा करता था, एग्जाम में बीपीएससी में खुद पूछा है कि केंद्रीय सत्ता का प्रमुख कौन होता था, आमिर ए मुमनिन। मुमनिन कौन था, आमिर ए मुमनिन, और आमिर ए मुमनिन के नाम से वह केंद्रीय सत्ता प्रमुख हुआ करता था, जबकि सदरे जहां इसके नीचे का न्यायिक प्रशासक हुआ करता था। हटा दे इसको। जबकि सदरे जहां, देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तो आगे मैं बढ़ता हूं। कौन होता था, अब राजा का प्रशासनिक व्यवस्था कौन चलाता था, आमिर उल मुमनिन। कौन होता था, आमिर ए मुमनिन जो होता था वो प्रमुख होता था, और राजा न्याय व्यवस्था का भी प्रमुख होता था। न्याय व्यवस्था का भी प्रमुख कौन होता था, खुद राजा होता था, और इसके नीचे न्यायिक प्रमुख को सदरे जहां, और उसके नीचे के न्यायिक प्रमुख को काजी के नाम से जाना जाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो विस्तार किए वो देखिए, क्या क्या किया। सबसे पहले क्या किया इसने कि ये जब शासक बना तो इसने देखा कि जो निचले तबके के गरीब वर्ग के लोग हैं उनका शोषण सबसे ज्यादा होता है, और लोग स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करके रखने के लिए इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया। क्या लागू किया, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लागू हो जाने से कभी भी करों में वृद्धि नहीं हुई, कभी भी किसी भी वस्तु में वृद्धि नहीं हुई। और इसने नियमित रखा था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी वस्तु स्टोर की तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बाजार नियंत्रण व्यवस्था के तहत कम तोलने वाले को क्या करता था, मांस काट लिया जाता था। क्या करता था, मांस काट लिया जाता था। जब कोई व्यक्ति कम तौलता था तो उसका मांस कम तौलता था तो मांस काट लिया जाता था। इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देख रेख के लिए कौन होता था, सहनाए मंडी। कौन होता था, यह सहनाए मंडी जो होता था वो क्या करता था, पूरा का पूरा बाजार का दरोगा। बाजार का दरोगा कौन होता था, मंडी दरोगा। किस व्यवस्था का दरोगा, बाजारीय व्यवस्था का दरोगा कौन होता था, तो सहनाए मंडी या सहनाए मंडी के नाम से जाना जाता था। जबकि बाजार नियंत्रण व्यवस्था में सदरे रियासत, बाजार नियंत्रण व्यवस्था में कौन, सदर ए रियासत प्रमुख अधिकारी के रूप में होता था। सदर ए रियासत क्या होता था, प्रमुख अधिकारी के रूप में होता था बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख करने के लिए। और दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत
ये मंडी का नाम था, जहां पर क्या लिखवाना होता था, नाम लिखवाना होता था। अगर आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसके लिए आपको दीवाने रियासत में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। दीवाने रियासत में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और दीवाने रियासत को देखने वाला व्यक्ति सदर रियासत होगा, और सदर रियासत के नीचे का व्यक्ति शाहनाए मंडी के नाम से जाना जाएगा, जो उस बाजार का क्या कहलाएगा, दरोगा कहलाएगा। उस बाजार का क्या कहलाएगा, दरोगा कहलाएगा। तो ये इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। अब इसके बाद की जो अगली व्यवस्था आती है वह बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बाद आती है न्यायिक व्यवस्था। अब देखिए, सेना में बाजार नियंत्रण तो कर दिए, कम तोलिएगा तो मांस देखेगा कौन, दरोगा। बाजार में स्टोरेज ना हो, बाजार में काला बाजारी ना हो, बाजार में कोई भी व्यक्ति स्टॉक न किया जाए, उसके लिए सदर रियासत होता था। और जो व्यक्ति स्टॉक कर रहा है उसकी जानकारी सरकार को कैसे होगी, इसके लिए दीवाने रियासत हुआ करता था। दीवाने रियासत में नाम है, आपके नाम पर अगर स्टॉक है तो ये सदर रियासत अनुमति देगा और शाहनाए मंडी दरोगा आपको गिरफ्तार करेगा, और गिरफ्तार कर लेगा तो सीधे मृत्यु दंड। या आप 1 केजी के स्थान पर अगर 800 ग्राम तोलते हैं तो आपके शरीर से 200 ग्राम मांस काट लिया जाएगा। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। और कहा जाता है कि 20 साल के शासनकाल में जो वस्तु 4 आने का बिकता था वो 4 आने का ही बिकता रह गया। अब इसने देखा क्या कि सेना में बड़ा घुसखोरी है। पहला तो यह कि जो सेना है उसमें अलग अलग लोग युद्ध के लिए कोई और जाता था और वेतन लेने कोई और आ जाता था। तो सेना में देखिए 2 तरह की अराजकताएं फैली हुई थी। सेना 2 प्रकार की होती थी, एक घुड़सवार और दूसरा पैदल। पहला घुड़सवार सेना और दूसरा पैदल। क्या होता था, घुड़सवार सेना अपनी एक घोड़ा रखती थी या सरकार घोड़ा देता था, और पैदल सेना खुद पैदल होती थी। तो पैदल सेना पैदल है और घुड़सवार सेना घोड़े पर है। लेकिन यहां पर दोनों अराजकता कैसी थी, देखिए घोड़े 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे घोड़े और बुरे घोड़े माने खराब। तो क्या करते थे, अगर किसी का घोड़ा युद्ध में मारा गया तो घोड़ा युद्ध में मारा गया या विपक्षी युद्ध से घोड़ा वाला सैनिक मर गया तो पैदल सैनिक उस घोड़े पर सवार हो जाते थे और राजा के पास जाके कहते थे कि ये तो मेरा घोड़ा है। तो घोड़े के लिए अलग से वेतन दिया जाता था, और इस प्रकार पैदल सेना भी घोड़े के लिए वेतन ले लेती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया कि सैन्य व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सैन्य व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था को इसने सुचारू रूप से चलाया। और सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विभाग स्थापित किया या एक अधिकारी स्थापित किया, आरिज मुमलिक। क्या किया, सैनिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसने एक विभाग स्थापित किया। विभाग का नाम क्या था, आरिज ए मुमलिक। क्या किया, आरिज मुमलिक स्थापित किया। और आरिज मुमलिक जो होता था वह सेना को देखता था, जबकि सैनिकों का हुलिया लिखने का कार्य दीवाने आरिज का था। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने सीखी, सैनिकों का हुलिया लिखना माने क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड बनवाने की प्रथा सबसे पहले किसने प्रारंभ कर दी, आधार कार्ड बनवाने की प्रथा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने की। और इस विभाग को क्या कहते थे, दीवान ए आरिज। क्या कहते थे, दीवाने, याद रहेगा, ये VBI BPSC में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि सैनिकों का हुलिया लिखने वाला विभाग कौन सा होता था, तो दीवाने आरिज होता था। अब देखिए, पहला दीवाने आरिज सैनिकों का क्या करता था, दीवाने मुमलिक नियुक्ति करता था नए सैनिकों को, और उन सैनिकों को हुलिया लिखने वाला कौन था, दीवाने आरिज होता था। अब दीवाने आरिज के बाद मतलब 3 चीज आपको पता चल गया कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अब क्या करता है, इसने घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की, ताकि वो पहचान सके कि कौन राजकीय घोड़ा है
और कौन लूट में आया हुआ घोड़ा है। तो घोड़ा दागने की प्रथा भी किसने शुरू कर दी थी बाबू? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू कर दी थी। यहां तक याद रहेगा। अब अलाउद्दीन खिलजी का भूमापन व्यवस्था में भूमि मापने को महावत कहा जाता था। महावत, महावत क्या था? भूमापन, भूमापन प्रणाली, भूमापन प्रणाली। और इसके शासनकाल में जो घोड़ा रखते थे उसमें एक अस्पा और दो अस्पा होता था। एक घोड़े रखने वाले को एक अस्पा और दो घोड़े रखने वाले को दो अस्पा के नाम से जाना जाता था। याद रहेगा, दी अस्पा और एक अस्पा घोड़ा रखने की प्रथा किसमें शुरू हुई? अलाउद्दीन खिलजी में, और उन्हें एक अस्पा और दो अस्पा के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक क्लियर रहेगा। अब मैं थोड़ा सा मुबारक खिलजी बता देता हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं है। मुबारक खिलजी एक पागल सेना राजा था जो जिसमें महिलाओं विलक्षण ज्यादा थी। वो कभी कभी महिलाओं का कपड़ा पहन के दरबार में चला आता था और कभी कभी नंगा ही दरबार में चला जाता था। तो ये मुबारक खिलजी का था। 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या हुई, और हत्या किसने की? तो उसी के सेनापति के द्वारा की गई थी, और उसी के सेनापति के द्वारा हत्या करके एक नए राजवंश तुगलक राजवंश को स्थापित कर दिया गया। और इस प्रकार 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन चलता है। तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक नाम के एक सेनापति ने मुबारक खिलजी की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की थी। यहाँ तक क्लियर रहेगा। तो मैं अगली कहानी जो आऊंगा लेकर के खिलजी राजवंश के साथ आऊंगा, सॉरी तुगलक राजवंश के साथ लेकर के आऊंगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप जो लिंक बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो दिया जा सके, तथा दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।